हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। इस वीडियो में हम नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। वो क्या होता है, फंक्शंस क्या हैं, उसका डायग्राम और सभी इलस्ट्रेशंस वगैरह आज हम सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नाइट्रोजनेज एंजाइम। सबसे पहले हमें पढ़ना है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या होता है। तो नाइट्रोजनेज जो है वो एक की एंजाइम है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है ना, वो है नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज कन्वर्ट्स नाइट्रोजन टू अमोनिया। काम क्या है इसका? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। आई होप आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है वो पूरी देख ली होगी, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक, सब कुछ उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर आपको कॉन्सेप्ट्स। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पता ही है क्या होता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। किस में फिक्सेशन होता है? या तो अमोनिया में या फिर नाइट्रेट के अंदर। तो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है इनटू अमोनिया, वो उसके लिए जो एंजाइम होता है ना, वो होता है नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। और ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ना, ये आपको सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। यूकैरियोट्स में ये एंजाइम एब्सेंट होता है। द रिडक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। डाइनाइट्रोजन को हम रिड्यूस करें अमोनिया में, इसे ही हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बायो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोस्पायरा, नाइट्रोसोबैक्टर। तो इस तरह के बैक्टीरिया या फिर कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इसीलिए इसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नाइट्रोजनेज कैटेलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजनेज एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। तो नाइट्रोजनेज जो है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। जो कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन का इनटू अमोनिया, उसको कैटेलाइज करता है नाइट्रोजनेज एंजाइम। और इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है अमोनिया। अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया यूटिलाइजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसको किस चीज़ की ज़रूरत है? इस कन्वर्जन को ATP की भी रिक्वायरमेंट है। एनर्जी के फॉर्म में इसको ATP चाहिए। द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज एंजाइम इज एज फॉलोज। 2 नाइट्रोजन्स होते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स, 8 प्रोटॉन्स कह सकती हूँ मैं। ये तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, साथ में ATP, 16 ATP के मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है? अमोनिया की, प्लस 16 ATP के मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जितने ATP बने हैं ब्रेक होकर उतने ही ATP बनेंगे ना। 16 ATP है तो 16 ATP ही बनेंगे, ब्रेक होकर ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो 16 ATP है तो ब्रेक होकर भी 16 ATP ही बनेंगे। नेक्स्ट कम्स इज द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है ना वो भी 3 तरह का होता है। एक है आयरन टाइप, मॉलिब्डेनम टाइप और वेनेडियम टाइप। आयरन टाइप और वेनेडियम टाइप जो है वो लेस कॉमन है। मोलिब्डेनम टाइप जो है वो ज़्यादा कॉमनली हम पढ़ते हैं, ज़्यादा कॉमनली ये पाया जाता है बैक्टीरियाज़ के अंदर। और मोलिब्डेनम जो है वो काफ़ी बैक्टीरिया में मिलता है, जैसे कि एजोटोबैक्टर। आयरन और वेनेडियम टाइप ये रेयर ही मिलता है, बट इसको एज अ ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। मोलिब्डेनम की जगह एज अ ऑल्टरनेटिव आयरन टाइप या वेनेडियम टाइप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस है मोलिब्डेनम टाइप नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स पर। तो मोलिब्डेनम टाइप नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कंपोनेंट 1 और एक होता है कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 जो है उसके अंदर मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है, जिसे हम डाइनाइट्रोजनेज भी बोलते हैं। और कंपोनेंट 2 जो होता है वो आयरन प्रोटीन होता है, जिसे हम डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज भी बोलते हैं। मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, इसके अंदर ये टेट्रामर होता है। अल्फ़ा 2 बीटा 2 सब यूनिट्स होती हैं इसके अंदर। अगर मैं कंपोनेंट 2 आयरन प्रोटीन की बात करूं तो ये एक होमोडाइमर होता है। इसमें एक ही सब यूनिट होती है, F के क्लस्टर्स, आयरन के क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं इसके अंदर। डाइनाइट्रोजनेज के अंदर फिर 2 क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं, M और P के क्लस्टर्स, और इसमें सिर्फ F के क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं। इसमें आयरन सल्फ़र की बॉन्डिंग देखने को मिलती है कंपोनेंट 2 के अंदर। ठीक है, सो दिस वर द नाइट्रोजनेज टाइप्स। नेक्स्ट कम्स इज़ नाइट्रोजनेज के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो नाइट्रोजनेज जो है वो एक हेट्राडाइमर है। इसके अंदर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा सब यूनिट्स है। पहले भी देखा ना हमने, अल्फ़ा 2 और 2 बीटा सब यूनिट्स हैं इसके अंदर।
नाइट्रोजनेस के अंदर दो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 जो है उसे हम डाइनाइट्रोजनेस भी बोलते हैं, या फिर आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन भी बोलते हैं, या फिर वेनेडियम आयरन प्रोटीन भी बोलते हैं, या फिर आयरन ओनली। ये देखो आप, वेनेडियम आयरन अगर जो नाइट्रोजनेस है वो वेनेडियम टाइप प्रेजेंट है। इसी तरह अगर वेनेडियम टाइप नहीं है, मोलिब्डेनम टाइप नहीं है, तो क्या बचा? आयरन टाइप, तो आयरन ओनली कहेंगे उसे हम कंपोनेंट 1 में। ठीक है, तो कंपोनेंट 1 जिसे हम डाइनाइट्रोजनेस भी बोलते हैं, इसके अंदर पी के क्लस्टर्स होते हैं और 2 आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर्स होते हैं विद इन अल्फ़ा सब यूनिट। इसके अंदर 2 सब यूनिट्स थी ना, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा सब यूनिट के अंदर 2 कोफैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं आयरन और मोलिब्डेनम के, साथ में एक पी क्लस्टर भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर देखो, एक पी क्लस्टर प्रेजेंट है और एक आयरन मोलिब्डेनम के प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इज द कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 2 जो है उसे हम डाइनाइट्रोजनेस रिडक्टेज भी बोलते हैं। एक आयरन प्रोटीन है और इसके अंदर आयरन और सल्फर के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में देख लेते हैं, कंपोनेंट 2 जो है उसके अंदर एक आयरन प्रोटीन होता है, डाइनाइट्रोजनेस रिडक्टेज बोलते हैं, आयरन और सल्फर के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आयरन और सल्फर के जो क्लस्टर्स प्रेजेंट है कंपोनेंट 2 में, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं कंपोनेंट 1 को। 2 वाले कंपोनेंट से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं टू द कंपोनेंट 1, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटीपी मॉलिक्यूल्स से फ्लो होते हैं टू द आयरन सल्फर क्लस्टर एंड देन टू द पी क्लस्टर। पहले आयरन सल्फर क्लस्टर पर जाते हैं, फिर पी क्लस्टर पर जाते हैं, और फाइनली आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर के पास ये पहुंच जाते हैं। और वहीं पर जो कंपोनेंट 1 के अंदर आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, वहीं पर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको हम एक डायग्राम से बहुत क्लियरली समझेंगे। अभी के लिए आप ये चीज़ें ज़रूर याद रखो कि कंपोनेंट 1 के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट 1 के अंदर क्या प्रेजेंट है? मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन, जिसमें आपको एम क्लस्टर्स मिलेंगे जो कि आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन है, और पी क्लस्टर्स मिलेंगे, और सेकंड कंपोनेंट है हमारा आयरन प्रोटीन जिसके अंदर आयरन सल्फर के क्लस्टर्स मिलेंगे। जो कंपोनेंट 2 के क्लस्टर्स है ना, कंपोनेंट 2 के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं कंपोनेंट 1 के कंपोनेंट 1 के पास, और वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं पहले पी के पास और फिर वो जाते हैं आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन के पास। और ये जो आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन है ना, ये मेन जगह है, मेन प्लेस है जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो देख लिया आपने। अब बहुत सारे वीडियोस को आपने देखा होगा, उसमें आप यही कन्फ्यूज़न करते हो कि कंपोनेंट 1 कौन सा है, कंपोनेंट 2 कौन सा है, ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। तो मैंने यहाँ पहले लिखा है कंपोनेंट 1, फिर लिखा है कंपोनेंट 2। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर आयरन सल्फर कंपोनेंट में एटीपी की हेल्प से ये जाते हैं इनटू द पी क्लस्टर, और पी क्लस्टर से फाइनली जाते हैं आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन के अंदर, जहाँ पर मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो देखो कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 और ये साइकिल उल्टी चल रही है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। बाकी हम इसको डायग्राम से और क्लियरली भी समझेंगे। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि इसमें होता क्या है और कैसे है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली है कि यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है कहाँ पर? आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर के पास। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया टेक्स प्लेस एट द आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर ऑफ कंपोनेंट 1 with the sequential addition of protons and transfer of electrons from the component 2। कंपोनेंट 1 पर प्रोटॉन्स का एडिशन होता रहता है साथ साथ, और कंपोनेंट 2 से इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन सभी की हेल्प से जो आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर है वो नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देता है इनटू अमोनिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या है? आयरन प्रोटीन है, और ये क्या है? मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है। ये है कंपोनेंट नंबर 2 और ये है कंपोनेंट नंबर 1। कंपोनेंट 2 से कहाँ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? इनटू कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 2 में क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रोटीन प्रेजेंट है, आयरन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो आयरन प्रोटीन जो है वो फेराडोक्सिन की हेल्प से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब अगर फेराडोक्सिन की हेल्प से ये आयरन प्रोटीन ऑक्सीडाइज होगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देगा। क्या करेगा? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? टू द कंपोनेंट 1। इसने क्या किया? 8 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर दिए, और वो कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? टू द कंपोनेंट 1। ये क्या है? कंपोनेंट 2, और ये क्या है? कंपोनेंट नंबर 1। तो कंपोनेंट 2 ने, आयरन प्रोटीन ने फेराडोक्सिन की हेल्प से ऑक्सीडाइज हुआ और 8 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर दिए। साथ में 16 एटीपी से 16 एडीपी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की भी फॉर्मेशन हुई है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ हो गए हैं। इसके बाद जो कंपोनेंट 1 है, जहाँ पर एक पी के क्लस्टर्स प्रेजेंट है और एक आयरन मोलिब्डेनम के प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कोफैक्टर कह सकते हैं प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे? जो पी के क्लस्टर्स होंगे वो पहले इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, और फिर पी के क्लस्टर्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे आयरन मोलिब्डेनम सल्फर प्रोटीन के पास। यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। अब ये जो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए हैं ना कंपोनेंट 1 से, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, प्रोटॉन्स भी हैं उसके पास, और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमोनिया।
ये थी पूरी की पूरी रिएक्शन, इतनी कोई कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है इसके अंदर, बहुत ईज़िली आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है? समझ लो, याद तो अपने आप हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। ये है कंपोनेंट नंबर 2 एंड दिस इज़ द 1। तो कंपोनेंट 2 क्या कर रहा है कि वो उसके पास जो फेराडॉक्सिन है, फेराडॉक्सिन जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज़ कर रहा है, जो कि आयरन प्रोटीन ले रहा है। आयरन प्रोटीन उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर रहा है टू द कंपोनेंट नंबर 1, जिसके पास मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन प्रेजेंट है। ये मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन उन 8 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है इनटू अमोनिया, ठीक है? तो दिस वाज द होल नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स वर्किंग। Next comes is nitrogenase complex is very sensitive to oxygen. It gets inactivated by oxygen. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये एंजाइम ऑक्सीजन के लिए। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी इस एंजाइम के पास तो ये एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना वो एनारोबिक कंडीशंस के अंदर होता है। एनारोबिक मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना वो एनारोबिक कंडीशंस के अंदर ही होना चाहिए। तो एनारोबिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं अगर, तो उनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है क्योंकि वो पहले से ही एनारोबिक हैं। लेकिन अगर फैकल्टेटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फैकल्टेटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कुछ एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर ही नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। फैकल्टेटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स सच एज साइनोबैक्टीरिया एनएरोबिक कंडीशंस आर क्रिएटेड। जो अभी तक तो हमने बात करी कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म है वो पहले से एनारोबिक है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज़म है जो कि एरोबिक है, मीन्स वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस उसको चाहिए अपनी डेली की एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के लिए। तो अगर कोई ऑर्गेनिज़म एरोबिक है, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उस केस में एनएरोबिक कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं सेल के अंदर। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, वो एक एरोबिक ऑर्गेनिज़म है, तो उसके अंदर हम एनएरोबिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में, जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। और हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं? ये थिक वोल्ड सेल्स होते हैं। थिक वोल्ड सेल्स होते हैं, इनके अंदर फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सो दैट दे डू नॉट जनरेट ऑक्सीजन। इनके अंदर फोटोसिस्टम 2 भी एब्सेंट होता है और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले फोटोसिस्टम्स होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वो वाले फोटोसिस्टम्स भी इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो जनरेट नहीं हो पाती है इन सेल्स के अंदर। साइनोबैक्टीरिया जो है उनके पास हेट्रोसिस्ट नहीं होते। साइनोबैक्टीरिया जिनके पास हेट्रोसिस्ट नहीं होते हैं ना, वो नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं ओनली एनारोबिक कंडीशंस में। मतलब ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो कि जिनके पास हेट्रोसिस्ट सेल्स नहीं हैं, तो वो सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही नाइट्रोजन फिक्स कर पाएंगे, और अगर एरोबिक कंडीशंस में फिक्स करना है तो उनके पास हेट्रोसिस्ट सेल्स होने चाहिए। Next is symbiotic nitrogen fixing organisms such as rhizobium maintains very low concentration of free oxygen in the root nodules of leguminous plants by producing leg hemoglobin। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यानी कि प्लांट्स के साथ सिम्बायोसिस शो करके नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो प्लांट्स की रूट होती है ना उनके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर देते हैं लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन प्रोड्यूस करके। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल घटा देते हैं ताकि नाइट्रोजन फिक्स हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट nitrogenase complex and how nitrogen fixation occurs. I hope you like the video, and if you like the video don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.